नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपका हिंदी शिक्षक बी.आर. भाटी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय में महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में। और साथ ही हम जानेंगे इस वीडियो में कि हिंदी भाषा का काल विभाजन किस प्रकार के रहा है, हिंदी को किस प्रकार से अलग अलग कालों में अलग अलग खंडों में बांटा गया है, उनके बारे में भी यहाँ पर हम जानने वाले हैं। और उन सभी रचनाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं जो रचनाएं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और काफी रचनाएं वो भी है साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में आई हुई है। जी हाँ, तो करते हैं इनके बारे में बात। हमारी क्लास की शुरुआत हमेशा की भांति चंद पंक्तियों के साथ ही कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ ही करते हैं हमारी क्लास की शुरुआत यहां से। यह रहा आज का हमारा प्रकरण जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में। हिंदी भाषा के हिंदी विषय के अंतर्गत जो भी आपके महत्वपूर्ण लेखक आते हैं उन लेखकों के बारे में और उनकी प्रमुख रूप से जो रचनाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, उन रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो करते हैं शुरुआत यहां से। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में बात कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की, तो हम बात करते हैं यहाँ पर आदिकाल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आदिकाल के बारे में बात करते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आदिकाल, उसके बाद में आता है भक्ति काल, फिर आता है रीतिकाल और अंत में आता है आधुनिक काल। जी हां, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर आधुनिक काल के बारे में। तो आधुनिक काल का जो युग है यह कब से कब तक चलता है, आधुनिक काल को कब से कब तक माना जाता है? तो आधुनिक काल 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक माना जाता है। आदिकाल 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक माना जाता है। हाँ, यह तो था आदिकाल। अब बात करते हैं भक्ति काल के बारे में। तो भक्ति काल का विभाजन या भक्ति काल का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है? तो भक्ति काल का समय माना जाता है 1375 यानी 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक कौन सा काल माना जाता है? भक्ति काल माना जाता है। उसके बाद बात आती है रीति काल की। भक्ति काल के बाद में किसकी बात आती है? रीति काल की बात आती है। तो रीति काल की यदि हम बात करें तो रीति काल का समय माना जाता है, विभाजन माना जाता है 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक कौन सा काल माना जाता है? रीति काल माना जाता है। अब बात करते हैं अंतिम काल जिसका नाम है आधुनिक काल। अंतिम काल जिसका नाम है आधुनिक काल, जिसको वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक युग कहो या वर्तमान काल कहो, एक ही बात है। तो आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल का समय है वो 1900 ईस्वी से लेकर अब तक, 1900 ईस्वी से लेकर अब तक यानी वर्तमान समय तक कौन सा काल माना गया है? आधुनिक काल माना गया है।
इसके बाद हम आधुनिक काल के भी अलग अलग खंडों के बारे में बात करेंगे, इनके अलग अलग विभाजन के बारे में बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से यदि बात करते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन की, तो मुख्य रूप से हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आदिकाल, दूसरा है यहां पर भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और अंतिम 4 नंबर है वो हो गया आधुनिक काल। तो अच्छे से याद हो गया इनका समय क्या है। आदिकाल का 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी, भक्ति काल की बात करें तो 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी, और रीति काल की बात करें तो 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी, और आधुनिक काल की बात करें तो 1900 ईस्वी से लेकर अब तक वर्तमान समय तक। तो यह तो थी बात हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में। आगे बात करते हैं हम यहां पर आधुनिक काल को। आगे इन भागों में बांटा गया है, यानी जिस प्रकार से यहां हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ है उसी प्रकार जो अंतिम काल है आधुनिक काल जो अभी चल रहा है वर्तमान में, तो इस आधुनिक काल को भी अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काल के भी अलग अलग खंड हैं, यहां पर अलग अलग भाग है, इनका भी अलग अलग समय यहां पर रहा है, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आधुनिक काल को आगे इन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करें तो आता है भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से जो नामकरण किया है वो नामकरण का समय है वो 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो काल है वो काल हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भारतेंदु युग के नाम से। हाँ, भारतेंदु युग के नाम से यह जाना जाता है। फिर आगे बात करते हैं, इसके बाद काल आता है द्विवेदी युग। कौन सा युग आता है? द्विवेदी युग या द्विवेदी काल एक ही बात है। तो द्विवेदी युग की यदि हम बात करें तो द्विवेदी युग का समय है, द्विवेदी युग का समय है वो 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग का समय कब से कब तक? 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद यदि बात करें हम तो आता है छायावाद। कौन सा? छायावाद आता है। तो छायावाद की यदि हम बात करें तो छायावाद की रचनाएं 1920 ईस्वी से लेकर 1937 ईस्वी तक माना जाता है। ये जो समय है ये लगभग ये माना जाता है। तो छायावाद है वो छायावाद 1920 ईस्वी से लेकर 1937 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद यदि बात करें हम तो आगे बात करें तो आता है प्रगतिवाद। हाँ, कौन सा वाद? प्रगतिवाद आता है। यूं तो छायावाद के बाद हम बात करते हैं छायावादोत्तर युग भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से यहां बात करें तो आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की बात करें यहां पर तो प्रगतिवाद है यह चलता है 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक। 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक कौन सा काल चलता है, कौन सा युग चलता है? तो वो है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का काल ये यहां पर चलता है इस समय के अंतर्गत, इस समय के दरमियान। फिर आगे बात करते हैं यहां पर प्रयोगवादी युग। प्रगतिवाद के बाद में कौन सा आता है? प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय है वो चलता है 1943 ईस्वी से। 1943 ईस्वी से बाद की जो रचनाएं हैं वो प्रयोगवाद के अंतर्गत आती है, प्रयोगवादी युग के नाम से उसे जाना जाता है। और फिर आती है नई कविता। प्रयोगवाद के बाद में कौन सी? नई कविता का युग आता है और नई कविता की शुरुआत होती है 1951 से। नई कविता की जो शुरुआत है वो सन 1951 ईस्वी से होती है और ये वर्तमान समय तक चलती आ रही है, चली हुई आ रही है। यह तो थी नई कविता के बारे में बात। अब हम बात करते हैं यहां पर हिंदी में प्रथम
ये तो था काल विभाजन। पहले हमने हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में बात की है, तो वहां पर हमने 4 भागों में काल को बांटा है, समय को बांटा है। वो कौन कौन सा? पहला आदि काल के रूप में, दूसरा भक्ति काल के रूप में, तीसरा रीति काल के रूप में, और अंतिम चौथा है वो आधुनिक काल के रूप में बांटा है। फिर हमने आधुनिक काल को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, उनके बारे में बात की है। तो आधुनिक काल को अलग अलग विभाजन के बारे में बात करें तो पहला है भारतेंदु युग, और उसके बाद हमने बात की है द्वितीय युग के बारे में, फिर बात की है छायावाद के बारे में, फिर बात की है प्रगतिवाद के बारे में, फिर बात की है प्रयोगवाद के बारे में, और फिर हमने बात की है नई कविता के बारे में। हाँ, अब बात करते हैं आगे हम हिंदी में प्रथम जो भी है, कवि कह दो, काव्य कह दो, महाकाव्य कह दो, जो भी हिंदी में प्रथम है उन सभी के बारे में इस लिस्ट में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप पर बात करते हैं हम हिंदी में प्रथम की बात करें तो हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है चंद बरदाई को। किसको माना जाता है? चंद बरदाई को माना जाता है हिंदी का महाकवि। और अगला है कि हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना जाता है? चंद बरदाई को माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो का लिखित जो महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, यह जो चंद बरदाई द्वारा लिखित है, इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हाँ, पृथ्वीराज और संयोगिता के बारे में यहाँ पर वर्णन है, उनके युद्धों का भी इनमें वर्णन किया गया है। जी हाँ, तो हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई है। चंद बरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि है। तो उनके द्वारा लिखित जो काव्य है वो महाकाव्य है, और वो ही महाकाव्य हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। जी हाँ, फिर आगे बात करते हैं हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। कौन सा है? उदंत मार्तंड, जो कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा रचित है, जो कि जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। हिंदी का पहला समाचार पत्र, याद रखना है, यह प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में आया है और आगे भी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो उदंत मार्तंड है, यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। और इनका प्रकाशन कौन करते थे, संपादक कौन हुआ करते थे? तो जुगल किशोर शुक्ल। फिर आगे बात करते हैं यहां पर समीक्षा मूलक हिंदी का प्रथम मासिक साहित्यिक संदेश है। समीक्षा मूलक हिंदी का प्रथम मासिक है वो कौन सा है? तो यह है साहित्य संदेश, जो कि कहां से? आगरा से, और सन 1936 से लेकर 1942 तक यह चलता है। हाँ, फिर आगे बात करें यहां पर हम हिंदी का प्रथम आत्मचरित की बात करें तो वो है अर्ध कथानक। कौन सा है? हिंदी का प्रथम आत्मचरित की बात करें तो कौन सा है? अर्ध कथानक। और कृतिकार यानी रचनाकार की बात करें तो इस अर्ध कथानक के रचनाकार है जैन कवि बनारसी दास। कौन है? जैन कवि बनारसी दास। और इनके समय की बात करें तो विक्रम संवत, कौन सा? विक्रम संवत 1643 से लेकर 1700 ईस्वी तक। हाँ, फिर बात करें हिंदी का प्रथम व्याकरण। हिंदी का प्रथम व्याकरण की बात करें तो हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा माना जाता है? तो वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण किनके द्वारा रचित है? तो वो बात करें तो दामोदर पंडित के द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम व्याकरण उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसके द्वारा रचित है? तो दामोदर पंडित के द्वारा यह रचित है। फिर आगे बात करते हैं हिंदी का प्रथम कवि।
हिंदी का प्रथम कवि के बारे में यदि हम बात करें तो राहुल सांकृत्यायन की हिंदी काव्य धारा के अनुसार हिंदी के सबसे पहले मुसलमान कवि अमीर खुसरो नहीं बल्कि अब्दुल रहमान हुए हैं। कौन हुए हैं? अब्दुल रहमान हुए हैं। यह मुल्तान के निवासी और जाति के जुलाहे थे। अब्दुल रहमान कौन? मुल्तान के निवासी और जाति के कौन थे? जुलाहे थे। इनका समय 1010 ईस्वी है। इनकी कविताओं की यदि बात करें तो इनकी कविताएं अपभ्रंश में है। संस्कृति के 4 अध्याय, कौन सी? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी। हाँ, फिर आगे बात करते हैं यहां पर हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास की बात करें तो हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लेखक है लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास किनके द्वारा लिखित है, किनके द्वारा रचित है? तो वो है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। और उसका नाम क्या है? तो नाम है परीक्षा गुरु। क्या नाम है? परीक्षा गुरु। फिर आगे बात करते हैं हिंदी का प्रथम विज्ञान गल्प। हिंदी का प्रथम विज्ञान गल्प की बात करें तो वो है आश्चर्य वृत्तांत। और आश्चर्य वृत्तांत किनके द्वारा रचित है? अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। आश्चर्य दत्त वृत्तांत किसके द्वारा है? अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। और इनका समय 1884 से 1888। यह आश्चर्य वृत्तांत है। यह इनका समय है 1884 से 1888 ईस्वी तक। फिर है हिंदी का प्रथम नाटक। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो हिंदी के प्रथम नाटक की बात करें तो नाटक है नहुस। कौन सा है हिंदी का प्रथम नाटक? हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। और नहुस यह गोपाल चंद्र द्वारा रचित है। किनके द्वारा? गोपाल चंद्र द्वारा रचित है। और इनका प्रकाशन कब होता है? 1841 में। हिंदी का प्रथम नाटक की बात करें तो है नहुस। और ये किसके द्वारा रचित है? तो गोपाल चंद्र द्वारा रचित है। और इनका प्रकाशन होता है सन 1841 में। फिर आगे बात करते हैं यहां पर हिंदी का प्रथम काव्य नाटक। हिंदी का प्रथम काव्य नाटक कौन सा? वो तो था नाटक नहुस। और अब बात करते हैं काव्य नाटक। तो काव्य नाटक है एक घूंट। हिंदी का प्रथम काव्य नाटक है वो है एक घूंट। और एक घूंट किसके द्वारा रचित है? तो यह है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। एक घूंट नामक जो नाटक है, काव्य नाटक है, वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और ये इसका प्रकाशन कब होता है? तो वो होता है सन 1915 ईस्वी में। सन 1915 ईस्वी में इनका प्रकाशन होता है। अब बात करें हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने वाले प्रथम राजनयिक। हिंदी में किस भाषा में? हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने वाले प्रथम राजनयिक की बात करें तो वो कौन थे? वो है अटल बिहारी वाजपेयी। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया था। और वो किस भाषा में? हिंदी भाषा में दिया है। तो वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। जी हां। फिर बात करते हैं आगे हिंदी का प्रथम चिट्ठा यानी ब्लॉग वो कौन सा है? 9-2-11। कौन सा है? 9-2-11। संगणकों के हिंदीकरण से संबंधित बंगलोर निवासी आलोचक का चिट्ठा। बंगलोर निवासी आलोक का चिट्ठा। हाँ, फिर आगे बात करते हैं हिंदी का पहला समानांतर कोश बनाने का श्रेय। हिंदी का पहला का समांतर कोश बनाने का श्रेय है वो किसको जाता है? अरविंद कुमार व उनकी पत्नी कुसुम। अरविंद कुमार व उनकी पत्नी कुसुम को इनका श्रेय जाता है। हाँ, हिंदी का पहला इंजीनियर कवि। हिंदी का
पहला इंजीनियर कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला इंजीनियर कवि माना जाता है मदन वात्स्यायन को। हिंदी का पहला इंजीनियर कवि यदि बात करें उनकी तो वो माना जाता है मदन वात्स्यायन को। हाँ, फिर बात करें हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रगीत के रचयिता, हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रगीत के रचयिता की बात करें तो वो है पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न। कौन? पंडित गिरिधर शर्मा, माफ कीजिएगा, गिरिधर शर्मा नवरत्न है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम गीत है, उस गीत के रचयिता है पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न। हाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हिंदी के प्रथम वक्ता, कहां? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर हिंदी के प्रथम वक्ता की बात करें तो वो है नारायण प्रसाद सिंह। कौन है? नारायण प्रसाद सिंह। हाँ, सारण दरभंगा और 1926। हाँ, अब बात करते हैं हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ। हिंदी भाषा का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ की बात करें तो वो है संपत्ति शास्त्र। हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ कौन सा है? संपत्ति शास्त्र। और संपत्ति शास्त्र के रचयिता कौन है? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन से द्विवेदी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ लिखने वाले। और उस ग्रंथ के नाम की यदि हम बात करें तो वो नाम है संपत्ति शास्त्र। क्या नाम है? संपत्ति शास्त्र नाम है। हाँ, फिर आगे बात करते हैं यहां पर आदिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। अब देखो, यहां तक तो हमने बात की है हिंदी भाषा के प्रथम, हिंदी भाषा में प्रथम कौन किस हिसाब से रहे हैं उनके बारे में। और उससे पहले हमने बात की है यहाँ पर काल विभाजन को लेकर, हिंदी को कितने कालों में बांटा गया है, हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया है, उनके बारे में हमने बात की है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और फिर उसके बाद में हम आधुनिक काल के भी अलग अलग खंडों के बारे में बात की है। हाँ, और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अब कि आदिकाल की प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। जिस प्रकार से हिंदी भाषा का काल विभाजन किया गया है उसी प्रकार से हम भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, कौन कौन से लेखक आते हैं और उनकी प्रमुख रूप से रचनाएं कौन कौन सी है, उन रचनाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र है उन प्रश्न पत्रों में जो रचनाएं आई हुई हैं वो रचनाएं भी यहाँ पर संकलित हैं। और आगे आने वाले समय में जब भी आपका एग्जाम होता है उस एग्जाम में प्रबल रूप से किन रचनाओं की संभावनाएं हैं वो रचनाएं सभी यहाँ पर मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हम बात करते हैं आज यहाँ पर आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में। फिर हम बात करेंगे आदिकाल के बाद में भक्ति काल के प्रमुख कवि और रचनाओं के बारे में और रीतिकाल के प्रमुख कवि और रचनाओं के बाद में। फिर हम बात करेंगे आधुनिक काल के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। जी हाँ, तो आज हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में। तो पहला ही कवि आता है स्वयंभू। स्वयंभू के द्वारा रचित कौन कौन सी रचनाएं हैं, मुख्य रूप से उन रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं। उन रचनाओं के बारे में ही हम बात करेंगे जो रचनाएं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन रचनाओं के बारे में सिर्फ बात करने वाले हैं। हाँ तो स्वयंभू द्वारा रचित है पौम चरियु, ऋतुनेमि चरियु जो कि अरिष्टनेमि चरिता है। यह है स्वयंभू द्वारा रचित रचनाएं।
फिर बात करते हैं सरहप्पा के द्वारा। ये सभी जो भी कवि है ये सभी किस काल के हैं? आदि काल के कवि है। उन आदि काल के कवियों की और उनकी रचनाओं के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो स्वयंभू के बाद आते हैं सरहप्पा। सरहप्पा ने रचना की है यहाँ पर दोहा कोश की। दोहा कोश के रचनाकार है वो कौन है? सरहप्पा है। प्रश्न किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या तो सरहप्पा ने किनकी रचना की है ऐसा भी हो सकता है, या फिर दोहा कोश रचना किनकी है या किनके द्वारा रचित है, इस प्रकार से भी प्रश्न आपके सामने हो सकता है। तो दोहा कोश किनकी है? सरहप्पा की है। अगले है सबरप्पा। कौन है? सबरप्पा। सबरप्पा ने रचना की है चर्या पद की। सबरप्पा ने किनकी रचना की है? चर्या पद की रचना की है। फिर आते हैं कणप्पा। कौन आते हैं? कणप्पा। कणप्पा ने कणपाद गीतिका और दोहा कोश। कणप्पा ने किनकी रचना की है? कणपाद गीतिका की और दोहा कोश की रचना कणप्पा ने की है। फिर आगे आते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ है ये नाथ पंथ के प्रवर्तक है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। गोरखनाथ है ये नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने ही नाथ पंथ को चलाया था। और गोरखनाथ की यदि रचनाओं की बात करें तो वो है सबदी, पद, प्राण सांकली और शिष्यादासन। ये रचनाएं किनकी है? गोरखनाथ की रचनाएं हैं। और याद यह भी रखना है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक भी है। कौन? गोरखनाथ। जी हां। फिर आगे बात करते हैं यहां पर हम चंद बरदाई के बारे में। चंद बरदाई है, इन्होंने किसकी रचना की है? पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई है। हाँ, पृथ्वीराज रासो, जिसमें संयोगिता के बारे में भी बात की गई है और इनके द्वारा पृथ्वीराज के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में भी बात की गई है। इनमें जो प्रसिद्ध दोहा है आप सभी उनके बारे में वाकिफ होंगे कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये कौन कहता है? ये चंद बरदाई कहता है। और किसको कहता है? पृथ्वीराज चौहान को कहता है। हाँ, ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, तो याद रखना है आपको। तो यही है चंद बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। और इनके रचनाकार कौन है? चंद बरदाई है। किनके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। अगली बात करें सारंगधर की। सारंगधर ने क्या लिखा है? सारंगधर ने हमीर रासो लिखा है। सारंगधर ने हमीर रासो लिखा है। फिर बात करते हैं दलपति विजय की। किसकी? दलपति विजय की। तो दलपति विजय है, इन्होंने क्या अनुसार लिखा है? खुमान रासो। दलपति विजय ने खुमान रासो नामक रचना लिखी है। फिर आते हैं अगले जगनिक। कौन आते हैं? जगनिक। और जगनिक किसकी रचना करते हैं? परमाल रासो की। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक है। हाँ, फिर हम बात करते हैं नल सिंह भाट के बारे में। नल सिंह भाट ने विजयपाल रासो की रचना की है। नल सिंह ने किसकी? विजयपाल रासो की रचना की है नल सिंह भाट ने। और उसके बाद आता है नरपति नालह। कौन सा? नरपति नालह। और नरपति नालह के बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने किसकी रचना की है? बीसलदेव रासो की। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नालह। हाँ, बिल्कुल। फिर आगे बात करते हैं यहां पर हम अब्दुल रहमान।
अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने किसकी रचना की है? संदेश राशक की। अब्दुल रहमान ने संदेश राशक की रचना की है। फिर आते हैं अज्ञात। अज्ञात है, उन्होंने किसकी रचना की है? मुंज रासों की। मुंज रासों की रचना अज्ञात। और फिर आते हैं देवसेन। यह प्रश्न भी काफी बार परीक्षा में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, श्रावकाचार। श्रावकाचार जो रचना है, श्रावकाचार रचना किसकी है? देवसेन की है। हाँ, फिर बात करते हैं जिनदत्त सूरी के बारे में। जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी ने रचना की थी उपदेश रसायन रास। किसकी? उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास की रचना किसने की थी? तो नाम आता है जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी, जिनकी रचना उपदेश रसायन रास है। फिर आता है कवि आसगु। कवि आसगु। आसगु की यदि हम बात करें तो आसगु ने रचना की है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास नामक रचना है, उस रचना के कवि कौन है? कवि आसगु। जी हां, आसगु नामक कवि ने चंदन बाला रास की रचना की है। फिर आते हैं जिन्न धर्म शूरी। जिन्न धर्म शूरी। तो जिन्न धर्म शूरी ने स्थूल भद्र रास की रचना की है। जिन्न धर्म शूरी ने स्थूल भद्र शूरी, माफ कीजिए, स्थूल भद्र रास की रचना की है। जिन्न धर्म स्थूल भद्र, इस प्रकार से आप र की ध्वनि आ रही है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। जिन्न धर्म स्थूल भद्र रास, इस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं। तो स्थूल भद्र रास की रचना किसने की थी? जिन्न धर्म शूरी ने की थी। फिर आगे बात करते हैं यहां पर शालिभद्र शूरी। शालिभद्र शूरी ने रचना की है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास, जिनकी रचना करते हैं शालिभद्र शूरी। भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र शूरी। फिर आते हैं विजय सेन। विजय सेन किसकी रचना करते हैं? विजय सेन रचना करते हैं रेवंत गिरी रास। किसकी? रेवंत गिरी रास की रचना करते हैं कौन? विजय सेन। फिर है सुमति गणी। कौन? सुमति गणी। सुमति गणी रचना करते हैं नेमिनाथ रास की। सुमति कौन? सुमति गणी है, ये रचना करते हैं नेमिनाथ रास की रचना करते हैं सुमति गणी। हाँ, फिर आते हैं हेमचंद्र। कौन है? फिर नाम आता है अगला हेमचंद्र का। तो हेमचंद्र है, हेमचंद्र रचना है, हेमचंद्र है, उनकी रचना है सिद्ध हेमचंद्र और शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र और शब्दानुशासन, ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं किनकी है? हेमचंद्र की रचनाएं हैं। कवि हुए हैं हेमचंद्र, उनकी रचनाएं हैं। फिर आगे बात करें, आते हैं विद्यापति। कौन? विद्यापति। विद्यापति की रचनाओं के बारे में यदि हम बात करें तो विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली है, और ये पदावली किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में है, मैथिली। और उसके बाद है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। पदावली मैथिली भाषा में और कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये रचनाएं दोनों ही किनकी है? विद्यापति की है। कीर्ति लता व कीर्ति पताका है, ये अवहट्ट में है। किस भाषा में लिखी हुई है? अवहट्ट भाषा में लिखी हुई है दोनों ही, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। और रचनाएं किनकी है? रचनाएं हैं विद्यापति की। अगली है लिखनावली। कौन सी है? लिखनावली। लिखनावली है, यह किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। लिखनावली भी रचना किसकी है? विद्यापति की है। तो विद्यापति की यह 4 इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, हर बार प्रश्न पत्र में आती हैं, कोई ना कोई एग्जाम में तो यह आ ही जाती है। मुख्य इंपोर्टेंट है विद्यापति की पदावली, उसके बाद बात आती है विद्यापति की कीर्ति लता और विद्यापति की कीर्ति पताका।
और विद्यापति की पदावली है, इनकी भाषा की बात करें तो यह इनकी भाषा मैथिली भाषा में लिखी गई है। और कीर्ति लता और कीर्ति पताका की बात करें तो यह अवहट्ट में है। और लिखनावली की बात करें तो लिखनावली है, यह संस्कृत भाषा में है। लिखनावली किस भाषा में है? लिखनावली संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। हाँ, फिर बात करते हैं आगे हम कवि कलोल के बारे में। कवि कलोल के बारे में बात करें तो कवि कलोल है, इन्होंने क्या लिखा था? ढोला मारूरा दूहा। क्या लिखा था? ढोला मारूरा दूहा। हाँ बिल्कुल, ढोला मारूरा दुआ। इन तो इससे तो आप सभी हाँ वाकिफ है। ढोला और मरवण, ढोला मारूरी कथा आप कभी पढ़ना टाइम मिले तो बहुत अच्छी रचना है। हाँ, तो ये जो ढोला मारूरा दुआ है, ये ढोला मारूरा दुहा नामक रचना है। इसके कवि कौन है? कवि कलोल। कवि कलोल द्वारा रचित है ढोला मारूरा दुआ। और अगली है कवि मधुकर। और कवि मधुकर ने किसकी रचना की है? तो कवि मधुकर ने रचना की है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना करते हैं मधुकर कवि। कौन से कवि? मधुकर कवि। और यहां पर अंत में बात करते हैं हम भट्ट केदार की। यहां पर अंत में बात करते हैं भट्ट केदार के बारे में। तो भट्ट केदार है, भट्ट केदार ने रचना की है जयचंद प्रकाश की। जयचंद प्रकाश की। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आपके हिंदी साहित्य के आदि काल के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कवि आते हैं, उन कवियों के बारे में। और उन कवियों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में हमने बातचीत की है। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे हाँ भक्ति काल के बारे में, रीति काल के बारे में। और अगले वीडियो में बात करने वाले होंगे हम आधुनिक काल के बारे में। इस काल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कवि है और उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।